वो दुनिया का एकमात्र पीयरलेस पावर हाउस था जो डेलो एम्परर रेल्म पर था। फिर भी वो कभी अपर रेल्म्स में असेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसके मास्टर ने उसे धोखा दिया था, ये क्लेम करते हुए कि डेलो एम्परर रेल्म कल्टीवेशन का सबसे ट्रैश टियर स्टेज है जो एक मेयर रिफाइनिंग नॉविस को भी हरा नहीं सकता। रियलिटी में डेलो एम्परर रेल्म मार्शल आर्ट्स का पिनिकल था और उसके मास्टर ने उससे सिर्फ इसलिए झूठ बोला था ताकि उसका डिसाइपल उसके बुढ़ापे में उसकी सेवा कर सके। पर आज के दिन इस आदमी ने एक ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया था जो डेलो एम्परर रेल्म से कहीं आगे था। सुप्रीम मास्टर जानता था कि वो अब ये रूज आगे नहीं चला पाएगा, इसलिए आज उसे इस यंग किंग ऑफ हेल को माउंटेन से फेंकना ही था। इसलिए उसने अपने डिसाइपल से कहा, तुमने 10 सालों से ज्यादा मेरे अंडर ट्रेन किया है पर तुम्हारे अंदर सच में कोई टैलेंट नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दूंगा। अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए अपने मास्टर पर एक ब्लो स्ट्राइक करो। अगर तुमने अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं की है तो ओबीडियंटली माउंटेन से नीचे उतर जाओ। वो आदमी जो जाना नहीं चाहता था, उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक अनलीश की। स्टॉप, डैम इट। द प्रेशर बहुत ओवरवेलमिंग है। क्या इसे वो नो प्रोग्रेस कहता है? पर डेफिनेटली मैं इस रिबेलियस ब्रैट के एक ब्लो में तो नहीं मारा जाऊंगा, है ना? इस स्ट्राइक के पीछे तो कोई फोर्स ही नहीं है। ये क्या है? ये सिल्क जैसा सॉफ्ट फील हो रहा है। सच में कीचड़ को दीवार पर प्लास्टर नहीं किया जा सकता। पर रियलिटी में उस ओल्ड मैन ने 10,000 साल की कल्टीवेशन बिताई थी सिर्फ 5th लेवल तक पहुंचने के लिए, जबकि इस यंग किंग ऑफ हेल ने पहले ही बिना एफर्ट के उसे सरपास कर लिया था। उसे हर हाल में आज इससे छुटकारा पाना ही होगा। तुम्हारे अंदर कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। तुम्हें इस कल्टीवेशन मैनुअल के 7th लेवल तक पहुंचने में सालों लग गए। मेरे टाइम में मुझे 8th लेवल तक पहुंचने में सिर्फ कुछ दिन लगे थे। तुम सच में सबसे यूजलेस डिसाइपल हो जिस पर मैंने कभी नजर डाली है। वो आदमी स्टंट खड़ा रहा। क्या वो सच में उतना ही टैलेंटलेस था जितना उसे बताया गया था? डिसाइपल, माउंटेन से नीचे उतर जाओ। तुम्हारा इमॉर्टल पाथ के साथ कोई एफिनिटी नहीं है। मॉर्टल वर्ल्ड में जाओ और अपना खुद का कर्मा ढूंढो। ये टोकन मुझे तब मिला था जब मैंने तुम्हें सालों पहले रेस्क्यू किया था। ये डेफिनेटली तुम्हारी ओरिजिन्स की है। इसके अलावा ये 3 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वो 3 फेटेड कनेक्शंस हैं जो मैंने तुम्हारे लिए सिक्योर किए हैं। ये सच में फॉर्मिडेबल हैं। तीनों वुमेन के पास एक्सट्रीम यिन सेंट बॉडी है। उनके साथ डुअल कल्टीवेशन करके अगर मैं अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू अचीव कर लूं तो मेरे इमॉर्टल रूट को दोबारा ग्रो करने की होप है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही ओल्ड मैन ने उसे ट्रिक करके माउंटेन से नीचे भेजा, टोकन रिएक्ट करने लगा। जो लाइट इसने एमिट की वो ब्लाइंडिंग नहीं थी, बल्कि ये एक डिलिबरेट गाइडेंस के साथ पल्स कर रही थी जो आगे की मजेस्टिक सिटी की तरफ पॉइंट कर रही थी। टियानन सिटी? क्या यही वो जगह है जहां मास्टर ने मेरे जाने का अरेंजमेंट किया है? चू यून ने टोकन को टाइटली ग्रिप किया और सिटी गेट्स की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने गेट्स क्रॉस किए, टोकन से आने वाली लाइट सडनली इंटेंसिफाई हो गई, जिसने सिटी की सबसे ऑपुलेंट एस्टेट पर सीधे एक ब्रिलियंट ग्लो डाल दिया। मैनर के आगे 2 इंपोजिंग स्टोन लायंस खड़े थे और क्रिम्सन डोर्स के ऊपर एक गोल्ड लीफ से अडॉर्न प्लैक लटक रहा था। चू यून अपनी जगह पर फ्रोजन खड़ा रह गया। क्या ये सच में कार्मिक डेट्स में से था जिसे उसे सेटल करना था। उसने अपने चेस्ट से मास्टर द्वारा दिए गए 3 मैरिज प्रपोजल्स निकाले। टॉप मोस्ट एनवेलोप पर सू एस्टेट के लिए वर्ड्स क्लियरली इंस्क्राइब थे। उसने एक गहरी सांस ली, मैरिज प्रपोजल को ग्रिप किया, आगे बढ़ा और गेट के गार्ड्स के सामने रिस्पेक्टफुली बो किया। मेरे दोस्त, मैं चू यून हूं। मुझे मेरे मास्टर ने सू फैमिली के हेड से विजिट करने के लिए भेजा है। गार्ड ने उसे टेढ़ी नजर से देखा। उसकी आंखें चू यून के टैटर्ड कपड़ों पर अनडिस्गाइज्ड कंटेम्प्ट के लुक के साथ घूमी। तुम्हारे जैसा एक रेच अपने आप को सू फैमिली के पास आने की वर्दी समझता है? हमारे फैमिली हेड एक बिजी मैन है। उनके पास तुम जैसे लोगों को एंटरटेन करने का टाइम नहीं है। दूसरे गार्ड ने एक मॉकिंग लाफ दी। ये बेगर कहां से आया? हमारे मैनर के आगे जमीन को गंदा करने से पहले यहां से दफा हो जाओ। चू यून का चेहरा फ्लश हो गया। वो जानता था कि उसकी कल्टीवेशन वीक थी और उसका नेचुरल टैलेंट एबिस्मल था, इसलिए लोगों का उसे नीच नजर से देखना नेचुरल था। उसके मास्टर अक्सर कहते थे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ के बिना सांस लेना भी एक फॉल्ट माना जाता है। वो कोई ट्रबल कॉज नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ अपने मास्टर की फाइनल इंस्ट्रक्शंस फुलफिल करना चाहता था। जेंटलमैन, मेरे पास सच में प्रूफ है। ये मेरे अराइवल का टोकन है। बोलते हुए उसने मैरिज प्रपोजल आगे किया, जिसे गार्ड ने स्नैच कर लिया और वायलेंटली फाड़ कर खोला। मैरिज प्रपोजल वर्ड्स देखते ही दोनों गार्ड्स एक मोमेंट के लिए स्टन रह गए, इससे पहले कि वो और भी ज्यादा रॉकस लाफ्टर में फूट पड़े। एक मैरिज प्रपोजल? तुम्हारे जैसा एक डेस्टिट्यूट रेच सोचता है कि वो हमारी यंग मिस्ट्रेस से शादी कर सकता है? ये सच में एक टोड का स्वॉन का फ्लैश टेस्ट करने की चाह रखने जैसा केस है। केट, तुम जरूर अभी भी सपने देख रहे हो। हमारी यंग मिस्ट्रेस एक डॉटर ऑफ हेवन है, टियानन सिटी की फॉरमोस्ट ब्यूटी, सदी में एक बार दिखने वाली कल्टीवेशन की जीनियस। वो ऐसी नहीं है जिसे तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश कभी टच भी कर सके। उनकी लाफ्टर ग्रेटिंग थी, जिसने आसपास से गुजरने वालों का अटेंशन ड्रॉ किया जो वहां इकट्ठे होने लगी। क्राउड की जजमेंटल स्टेयर्स उसे नीडल्स की तरह चुभ रही थी और ह्यूमिलिएशन का एक सेंस सर्ज हुआ अंदर। चू यून के हार्ट में?
क्या मैं सच में इतना वर्थलेस हूँ? वो अपने मास्टर से एक सिंगल स्ट्राइक भी विथस्टैंड नहीं कर पाया था। उसे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक के 7th लेवल तक पहुंचने में 5 साल लग गए थे। वो सच में टैलेंटलेस लोगों के बीच सबसे ज्यादा टैलेंटलेस था। फिर भी क्योंकि ये उसके मास्टर का अरेंजमेंट था, वो बस ऐसे ही दूर नहीं जा सकता था। जैसे ही वो एक एक्सप्लेनेशन ऑफर करने वाला था, मैनर के अंदर से एक मजेस्टिक वॉइस रेजोनेट हुई। बाहर इतनी डिस्टर्बेंस कौन कॉज कर रहा है? ऑर्नेट रोब्स में एक आदमी इमर्ज हुआ। उसके फीचर्स उतने ही शार्प और इंपोजिंग थे जितने सू मैनर प्लैक पर कैलीग्राफी थी। एक डिग्निफाइड मिडिल एज्ड मैन आगे बढ़ा। उसे देखते ही गार्ड्स तुरंत साइलेंट हो गए। अपने सर झुकाते हुए उन्होंने कहा, पेट्रियार्क ये यूथ ट्रबल कॉज करने के लिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। सू वानली ने, जो सू फैमिली का पेट्रियार्क था, अपनी नजर चू यून की तरफ डाली। जब उसने चू यून के डिशेवल्ड और प्लेन अपीयरेंस को देखा, जिसके साथ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतनी फेंट थी कि वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट थी, उसका माथा डिस्डेन में तुरंत सिकुड़ गया। उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट गार्ड के हाथ से लिया, एक बार उस पर नजर डाली और उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सच में ओल्ड मास्टर द्वारा सालों पहले एस्टैब्लिश किया गया था, पर आज की सू फैमिली अब वो स्मॉल इनसिग्निफिकेंट क्लैन नहीं थी जिसे पहले की तरह अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए मैरिज अलायंसेस की जरूरत पड़े। इसके अलावा सू फैमिली करंटली एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फेस कर रही थी और सपोर्ट के लिए उन्हें एक पावर हाउस की डायर नीड थी, ना कि किसी ऐसे इंसान की जो इस ट्रैश को देखकर लग रहा था अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के इनकेपेबल था। सू वानली के बगल में खड़े एक एल्डर ने कोल्ड स्नॉट दिया, अपना कंटेम्प्ट छुपाने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया। पेट्रियार्क, ये बॉय ऑलरेडी 20 साल का है, फिर भी इसकी कल्टीवेशन अभी तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंची है। ये किसी ऑर्डिनरी मॉर्टल से अलग नहीं है। इसके स्टेटस का कोई इंसान हमारी यानरान की वोदी कैसे हो सकता है? ये मैरिज अलायंस बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए, एंगेजमेंट अनुल करनी ही होगी। एल्डर्स ने एक के बाद एक चाइम्ड इन किया। उनकी निगाहें चूयून पर फिक्स थीं, जैसे कि वो एक आइसोर हों, और चूयून की मुट्ठियां इनवॉलंटरी रेज में टाइट हो गईं। वो जानता था कि वो वीक है, फिर भी इतने सारे लोगों द्वारा इतनी डायरेक्टली इंसल्ट होना उसके हार्ट को एक स्टाइफलिंग बिटर फ्रस्ट्रेशन से भर रहा था। मास्टर, क्या यही वो मॉर्टल कर्मा है जिसके बारे में आपने बात की थी? क्यों जहां भी मैं जाता हूं मुझे क्यों नीच नजर से देखा जाता है? उसी मोमेंट आइस और स्नो जैसी कोल्ड एक आवाज क्राउड के पीछे से आई। फादर, एल्डर्स, इस सब का क्या मतलब है? एक रास्ता क्लियर करने के लिए क्राउड इंस्टिंक्टिवली अलग हो गया और व्हाइट रोब्स में ड्रेस्ड एक यंग वुमन धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आई। वो इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में नेम्ड दूसरी पार्टी थी, सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर सू यनरैन। सू यनरैन की नजर क्राउड के आगे से घूमी, जिससे पहले अपने हाथ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखते ही उसकी कोल्ड इंडिफरेंट आंखों में प्रोफाउंड डिस्गस्ट का एक फ्लिकर कौंधा। अपनी बेटी को देखकर तू वानली का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया और उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसे थमा दिया। यानहिन, खुद ही देख लो। तू यन। हिन ने डॉक्यूमेंट लिया, उस पर ब्रीफली नजर डाली और फिर अपना स्लेंडर हाथ झटका। पेपर इंस्टेंटली राख में बदल गया और हवा में स्कैटर हो गया। मेरा हस्बैंड एक हीरो होना चाहिए जो हेवन और अर्थ के बीच टॉल खड़ा हो, एक पावरफुल एक्सपर्ट जो टू फैमिली को किसी भी एडवर्सिटी से लीड करने के केपेबल हो, ना कि एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश जो मेरी बुक्स उठाने की भी फिट नहीं है। उसने सुवान की तरफ देखा। उसके वर्ड्स सॉफ्ट थे, फिर भी वो उसके हार्ट को आइस की नीडल्स की तरह पियर्स कर गए। सुवान की बॉडी थोड़ी ट्रेम्बल हुई, रेज से नहीं बल्कि हेल्पलेसनेस के एक ऐसे सेंस से जो उसकी हड्डियों के मैरो तक पहुंच गया था। उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो एक जोक से ज्यादा कुछ नहीं था, एक ग्रैंड पैथेटिक जोक। टू वानली ने सेटिस्फैक्शन में अपना सर हिलाया, अपनी बेटी की डिसाइसिवनेस से क्लियरली इंप्रेस्ड होकर। उसने अपने रोब से स्पिरिट स्टोन्स का एक हेवी पाउच निकाला और उसे सुवान के पैरों पर फेंक दिया। बॉय, ये एंगेजमेंट यहां खत्म होती है। इसमें 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। इसे अपने टाइम की कॉम्पेंसेशन समझ लो। पैसा लो और तुरंत टियानेन सिटी छोड़ दो। यहां दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सराउंडिंग क्राउड मॉकिंग लाफ्टर में इरप्ट हो गया। एक मैरिज के लिए 1000 स्पिरिट स्टोन्स? इस बॉय की तो सच में लॉटरी लग गई है ना? 1000 स्पिरिट स्टोन्स मिलना और अपनी जान भी बचा लेना कम थोड़ी है। अगर मेरी जगह होता तो मैं तो ग्रैटिट्यूड में कोटाऊ करता। सुवान ने जमीन पर रखे स्पिरिट स्टोन्स के पाउच पर एक नजर तक नहीं डाली। उसने बस अपना सर उठाया यानहीन के कोल्ड ब्यूटीफुल चेहरे को देखने के लिए। वो उससे पूछना चाहता था, क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं वीक अपीयर होता हूं? पर वर्ड्स उसके होठों तक आए और वापस अंदर स्वॉलो कर लिए गए। उसने गहरी सांस ली और तू वानली और तू यानहीन को एक डीप रिस्पेक्टफुल बाव ऑफर किया। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंगेजमेंट नेचुरली एनल हो गई है। ये जूनियर विदा लेता है। स्पिरिट स्टोन्स के पाउच को रिट्रीव किए बिना वो मुड़ायर चला गया। क्या इसी को कर्मा का कंक्लूजन कहते हैं? सुवान के हार्ट में एक बिटर टेस्ट बाकी था। उसके मास्टर ने उसे 3 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, ये क्लेम करते हुए कि तीनों विमेन के पास सुप्रीमियन सेक्रेड बॉडी है और उनके साथ ड्यूअल कल्टीवेट करने से उसके इमॉर्टल रूट्स रिस्टोर हो सकते थे। फिर भी अब सबसे पहला बॉन्ड ही ऐसी ह्यूमिलिएशन में खत्म हो गया था। शायद उसके मास्टर चाहते थे कि उसे ये हार्श रियलिटी रियलाइज हो जाए कि उसके जैसा एक टैलेंटलेस रेच ऐसे इमॉर्टल फेट के लायक कभी नहीं था, और ना ही तुम किसी डाउ फ्रूट्स को पोजेस करने के वर्दी हो। जैसे ही उसने क्राउड से बाहर निकलने की प्रिपरेशन की, सू मैंशन के गेट से एक सर्वेंट फ्रैंटिकली दौड़ता हुआ बाहर आया।
हेड, सिचुएशन डायर है, ली फैमिली हमारे डोर स्टेप पर आ चुकी है। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, सू वानली और एल्डर्स के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गए। यहां तक कि सू यानरान का आईसी कंपोजर भी आखिरकार फ्रैक्चर होने का साइन शो करने लगा। वो इतनी जल्दी आ गए? सू वानली की आवाज ट्रेम्बल कर रही थी। हाँ, ली फैमिली का सेकंड मास्टर ली क्वांग अपने साथ ब्लैक विंड ड्यूओ को लाया है। उन्होंने आउटर कोर्टयार्ड का डिफेंसिव अरे शैटर कर दिया है और सीधे मेन हॉल की तरफ एडवांस कर रहे हैं। हमारे गार्ड्स उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते। ये ब्लैक विंड ड्यूओ कौन है? एल्डर्स में से एक शॉक में चिल्ला उठा। क्या वो दो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक स्टेज एक्सपर्ट्स नहीं है जो बिना पलक झपकाए किल कर देते हैं? सू वानली ने अपना कंपोजर मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल किया और सराउंडिंग गार्ड्स को शाउट किया, तुरंत क्लैन प्रोटेक्शन अरे एक्टिवेट करो, उन्हें किसी भी कीमत पर रोको। फिर भी इससे पहले कि उसके वर्ड्स फेड होते, मैंशन के अंदर से एक एक्सट्रीमली एरोगेंट लाफ एको हुई। सू वानली, तुम ग्रैंड अरे अब ओपन करना चाहते हो? अब बहुत लेट हो चुका है। एक डेफनिंग एक्सप्लोजन इरप्ट हुआ। सू मैंशन के गोल्डन लेड रेड डोर्स और उनका फ्रेम एक मैसिव फोर्स से पल्वराइज हो गए। ग्रुप को लीड एक यंग मैन कर रहा था जिसके चेहरे पर एक फेरोशियस स्नीयर थी। ली फैमिली का सेकंड मास्टर ली क्वांग। उसके पीछे ब्लैक में दो हल्किंग मैन खड़े थे। उनके चेहरे मेनेसिंग थे, जो ब्लड की एक पंजेंट सेंट एक्सूड कर रहे थे। वो नोटोरियस ब्लैक विंड डुओ थे। ली क्वांग की नजर सू फैमिली के पैनिक क्राउड पर घूमी, जो आखिर में सू यानरान पर आकर रुक गई। यानरान, मेरी नीस, क्या तुम ठीक हो? मेरे एल्डेस्ट ब्रदर ने पहले ही कहा था, जब तक तुम ओबीडियंटली ली फैमिली में शादी कर लेती हो, हमारी दोनों हाउसेज एक हो जाएंगे। सू फैमिली जो क्राइसिस फेस कर रही है, वो नेचुरली रिजॉल्व हो जाएगा। सू यानरान का चेहरा डेथली पेल हो गया। उसकी बॉडी इंडिग्नेशन से थोड़ा ट्रेम्बल कर रही थी। ली क्वांग, इस बारे में सोचना भी मत। मैं सू यानरान तुम्हारे लेचरस एल्डेस्ट ब्रदर से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। ली क्वांग ने एक कोल्ड लाफ दी। उसकी आंखें सिनिस्टर हो गईं। क्योंकि तुम एक टोस्ट रिफ्यूज करके फॉरफिट ड्रिंक करना चाहती हो, तो वैसा ही सही। आज तुम शादी करना चाहो या ना चाहो, तुम्हारी शादी होगी। अटैक, और जो कोई भी रेजिस्ट करने की हिम्मत करे, उस पर कोई मर्सी शो मत करना। उन सबको किल कर दो। ऑर्डर रिसीव करते ही ब्लैक विंडियो एक क्रूअल ग्रिन के साथ आगे बढ़े। उनका फॉर्मिडेबल प्रेशर इंस्टेंटली सू मैंशन के एंट्रेंस को एनगल्फ कर गया। इस क्रशिंग वेट के अंडर सू फैमिली के गार्ड्स मुश्किल से ही खड़े रह पा रहे थे। उनके वेपन्स झंझनाते हुए जमीन पर गिर गए। हालांकि सू वानली और एल्डर्स भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स थे, वो उन दो पीक स्टेज किलिंग स्टार्स के अगेंस्ट अटरली पावरलेस थे। एनिमीज को एडवांस करते हुए देखकर ग्रिम डिटर्मिनेशन का एक फ्लिकर फ्लैश हुआ सू यानरान की आंखों में। उसने ऐसी ह्यूमिलिएशन सफर करने की बजाय अपनी लाइफ खुद एंड करने का चूज किया। जैसे ही सिचुएशन बिल्कुल धागे पर लटकी हुई थी, एक फेंट आउट ऑफ प्लेस आवाज हवा में एको हुई। वो यंग मैन जिसे कुछ ही मोमेंट्स पहले कचरे की तरह इंसल्ट करके भगा दिया गया था, वो अपने ट्रैक्स पर रुक गया था। हालांकि कोई नहीं जानता था कब। चू यून ने अपने सामने अनफोल्ड होते हुए केओटिक सीन को देखा और कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस के एक्सप्रेशन के साथ अपना सर खुजलाया। उसने जमीन पर अबैंडन मनी के पाउच की तरफ इशारा किया और एक लो आवाज में पूछा, माफ कीजिए, क्या मैं अभी भी ये स्पिरिट स्टोन्स ले सकता हूं? जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, सू रेजिडेंस के आगे का स्पेस डेथली साइलेंट हो गया। चाहे वो सू फैमिली के टेरिफाइड मेंबर्स हों या ली फैमिली के एरोगेंट मैन, सब ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने यूनिसन में अपनी निगाहें उस यंग मैन की तरफ घुमा ली। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था या वो बस एक फूल था? वहां प्रेजेंट हर किसी के माइंड में यही सिंगुलर थॉट ऑक्यूपाई कर रहा था। ली क्वांग ने चू यून की तरफ ऐसे देखा जैसे वो ऑलरेडी एक कॉर्प्स बन चुका था। उसके मुंह का कोना एक क्रूअल स्नेयर में कर्ल हो गया। लिटिल ब्रैट, तुम खुद को समझते क्या हो जो यहां बोलने की हिम्मत कर रहे हो? उसके पीछे खड़े ब्लैक विंडुओं में से एक बर्ली मैन जिसके लेफ्ट चीक पर सेंटीपीड जैसा स्कार था, उसने सीधे उसकी तरफ देखते हुए ग्रिन किया। सेकंड मास्टर, इस पैथेटिक एंट पर ब्रेथ क्यों वेस्ट करनी? अगर ये रास्ता रोकता है तो बस इसे क्रश कर दीजिए और बात खत्म कीजिए। चू यून पीछे हट गया क्योंकि वो क्लियरली फील कर सकता था कि ब्लैक में दोनों आदमी एक सच में टेरिफाइंग ऑरा रेडिएट कर रहे थे। उसकी आंखों में वो प्रेशर एक माउंटेन जितना हैवी लग रहा था जिसने उसके लिए सांस लेना लगभग इम्पॉसिबल कर दिया था। उसके मास्टर ने एक बार कहा था कि माउंटेन्स के नीचे के कल्टीवेटर्स ची रिफाइनिंग और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट को अपना फाउंडेशन मानते हैं, और एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट ऑलरेडी एक मास्टर होता है जो अपना खुद का सेक्ट एस्टैब्लिश करने के केपेबल होता है। फिर भी उसके सामने उन दोनों आदमियों की ब्रेथ पावरफुल थी जो उसने अपनी जर्नी पर मिले किसी भी कल्टीवेटर को कहीं पीछे छोड़ देती थी। ये अनडाउटेडली लेजेंडरी पीक स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट्स थे, ट्रू पावर हाउसेस, टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस जो उसे एक उंगली के इशारे से किल करने के केपेबल थे। चू यून के हार्ट में अलार्म बेल्स बजने लगी। वो सिर्फ पैसा लेके तुरंत जाना चाहता था और ऐसे ग्रेट फिगर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई हिस्सा नहीं चाहता था। पेट्रियार्क सू, मैं देख रहा हूं कि आप बिजी हैं, इसलिए मैं और इंट्रूड नहीं करूंगा। अगर मैं ये पैसा ले लूं तो क्या हम अपने डेट्स को सेटल्ड समझ सकते हैं? सू वानली के होठ वायलेंटली ट्रेंबल कर रहे थे। वो एक सिंगल वर्ड भी अटर करने में अनेबल था। उसने अपने आप से सोचा कि चू यून सच में जरूर
क्या तुम्हें करंट सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है? डेथ इमिनेंट है, फिर भी तुम इतनी पेटी वेल्थ पर फिक्सेटेड हो। सू यिनयान अनकंट्रोलेबल रेज से ट्रेम्बल करने लगी। पहले उसने चू यून के लिए सिर्फ डिसडेन और कंटेम्प्ट फील किया था, पर अब उसके हार्ट में इनडिस्क्राइबेबल फ्यूरी का एक फ्लिकर रूट ले चुका था। वो ना सिर्फ एक लो कल्टीवेशन लेवल वाला टैलेंटलेस रेच था, बल्कि वो ग्रीड से अंधा एक फूल भी था जो अपनी खुद की मोर्टेलिटी से इग्नोरेंट था। मैं सू यिनयान ऐसे इम्बिसल के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बाउंड हो सकती हूँ? ये सच में उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था। ली कॉन्ग नी ने आखिरकार अपना पेशेंस लूज कर दिया। वो चू यून के डिसमिसिव एटीट्यूड से थरली इंसेंस था। ब्लैक असैसिन, इस यंग मास्टर के लिए उसे पीसेस में टेयर कर दो। अंडरस्टूड सेकंड यंग मास्टर। उस कार्ड ब्रूट ने एक सिनिस्टर लाफ अनलीश की, अपनी फिंगर्स को एक क्लॉ में शेप करते हुए और सीधे चू यून के हेड के क्राउन की तरफ स्ट्राइक करते हुए। खत्म हो गया। ये थॉट एक साथ सू फैमिली के मेंबर्स के माइंड से फ्लैश हुआ। उन्हें उस बॉय का सीन फोर्सी होता हुआ लग रहा था, जो हेवन और अर्थ की वास्टनेस से इग्नोरेंट अगले ही सेकंड में एक ग्रूसम डेथ मरने वाला था। सू यिनयान ने सबकॉन्शियसली अपनी आंखें बंद कर ली, देखने को बेयर नहीं कर पाई। चू यून ने ब्लैक विंड डुओ में से एक को अपनी तरफ रश करते हुए देखा। डर के मारे अपने होश खो बैठा। उसने उस ओवरवेलमिंग प्रेशर को फील किया। ये सीनियर तो सच में मुझे किल करने का इंटेंशन रखता है। वो एक्चुअली मुझे डेड देखना चाहता है। मैं क्या करूं? मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि मेरी फिजिक यूनिक है। हालांकि मेरा कल्टीवेशन रेल्म इतना लो है कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। मेरी बॉडी एक ऑर्डिनरी मैन की तुलना में थोड़ी टफर है। क्या मुझे इस ब्लो को ब्लॉक करने का अटेम्प्ट करना चाहिए? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये मैन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर एक एक्सपर्ट है। मेरी मीगर कल्टीवेशन उसको विथस्टैंड करने की होप कैसे कर सकती है? मुझे डॉज करना ही होगा। चू यून की सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट फ्लेयर अप हो गई। उसने अपनी पूरी बॉडी को गैदर किया। उसके पास जो थोड़ी बहुत पैथेटिक अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी थी, उसे अपने लेग्स में पोर किया। उसका इरादा साइड में डॉज करने का था, पर वो कुछ ज्यादा ही टेंस था। वो स्टंबल हुआ और ना सिर्फ उसने अटैक को इवेट करने में फेल किया, बल्कि वो आगे की तरफ सर्ज हुआ जैसे वो एक्टिवली उस लीथल क्लॉ में खुद को थ्रो कर रहा हो। चू यून का हार्ट अबिस में डूब गया। उसकी लाइफ सच में आखिरी मोड़ पर थी, और जैसे ही उसका हाथ सबकॉन्शियसली उठा अपने आप को डिफेंड करने के डेस्परेट अटेम्प्ट में वाइल्डली फ्लेल करते हुए, एक सॉफ्ट आवाज एको हुई, जैसे कि एक राइप वाटरमेलन क्रश हो रहा हो। वो फेरोशियस ब्लैक असैसिन जो चू यून के फेस से अभी भी 3 इंच दूर था, उसकी पूरी बॉडी इंस्टेंटली ब्लड की एक मिस्ट में डिसॉल्व हो गई। हवा जैसे फ्रीज हो गई और वहां प्रेजेंट हर कोई शॉक में पैरालाइज्ड खड़ा रह गया। ली क्वांग के चेहरे पर रूथलेस मॉकिंग स्माइल फ्रीज हो गई। ब्लैक विंड डुओ का दूसरा मेंबर, वो हल्किंग सैवेज लुकिंग ब्रूट, उसने टियान रोंग के फुटस्टेप्स को अचानक एक अब्रप्ट हॉल्ट पर आते हुए देखा। उसके चेहरे पर पूरे टेरर और बिविल्डरमेंट एज था। सू वानली का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें अपने सॉकेट से लगभग बाहर आ गईं। सू फैमिली के एल्डर्स ऐसे फ्रोजन खड़े थे जैसे उन पर कोई पैरालिसिस स्पेल स्ट्राइक कर गया हो। सू यानर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, किसी ग्रूसम स्लॉटर को विटनेस करने की एक्सपेक्टेशन के साथ, पर इसके बजाय वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक एक्सपर्ट, जिसे ब्लैक शाह के नाम से जाना जाता था, वही एग्जीक्यूशनर जो उसकी सू फैमिली को इजीली वाइप आउट कर सकता था, वो बिना किसी ट्रीज के वैनिश हो चुका था। चू यान डेज्ड खड़ा था, धीरे धीरे अपना राइट हाथ उठाकर उसे इंस्पेक्ट कर रहा था। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था। आखिर अभी क्या हुआ था? उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया था। वो सीनियर कहां गया? इतना फॉर्मिडेबल कोई सिंपली थिन एयर में डिसअपीयर कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक सेल्फ डेटोनेशन ट्रिगर कर दिया हो? यही हुआ होगा। मेरे मास्टर ने एक बार मेंशन किया था कि कुछ डिमोनिक आर्ट्स इनक्रेडिबली टिरानिकल होते हैं, जो प्रैक्टिशनर को इंटरनल इंजरी से रिडल्ड छोड़ देते हैं। ये सीनियर लाउडली अग्रेसिवली आगे बढ़े होंगे और एक ओल्ड वुंड को एग्रीवेट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो गई और रिजल्ट में एक सेल्फ डेटोनेशन हुआ। मेरी किस्मत सच में रेचेड है। उसे इस एग्जैक्ट मोमेंट को ही चुनना था मेरी तरफ रश करने और एक्सप्लोड होने के लिए। अब उसका अकॉम्प्लिश श्योरली सोचेगा कि मैंने उसे किल किया है और मेरा तो मरना तय है। चू यून ने ऑपोजिट साइड देखा, जहां बचा हुआ बर्ली मैन जो ब्लैक में था स्टूपेफाइड खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन आंसुओं से भी ज्यादा रेचेड था। उसने अपना हाथ उठाया, ट्रेम्बल करते हुए जब उसने एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट किया, सीनियर प्लीज मेरी बात सुनिए, उसने सच में खुद को डेटोनेट किया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये अर्नेस्ट हार्टफेल्ट एक्सप्लेनेशन जब दूसरों के कानों तक पहुंचा तो एक क्लियर ब्लू स्काई से आए थंडर क्लैप जैसा साउंड हुआ, जिसने उन्हें सोल शेकन और अटरली डेवास्टेटेड छोड़ दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? एक पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर, नोटोरियस ब्लैक शॉ, उसके सामने गोर के एक ढेर में रिड्यूस हो चुका था बिना एक ग्रोन निकालने का टाइम मिले, और अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम बिलीव करें कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? क्या प्रोफाउंड इनडिफरेंस, क्या टेरिफाइंग कंपोजर। ली क्वांग के बगल में अकेला बचा अर्थ शॉ थूक निकला। कोल्ड स्वेट उसके फोरहेड से वाटरफॉल की तरह गिर रहा था। सेल्फ डेटोनेटेड। मुझे छोड़ दो, मैं डेकेड्स तक ब्लैक शॉ के साथ पार्टनर रहा हूं। जहां तक उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स, उसके बैटल मूव्स और उसकी बॉडी की स्टेट का सवाल है, मैं उसे उससे भी बेहतर जानता हूं।
इंजरी सस्टेन करने की बात तो भूल ही जाओ, उसके पास एक भी हिडन एलिमेंट नहीं है। उसकी फिजिक इतनी रोबस्ट है कि एक सिंगल ब्लो से एक आदमी को गिरा दे। उस आर्मर्ड राइनोसरस पेट्रियार्क ने पहले अपनी फुल पावर का 10% अनलीश किया था, एक ऐसी स्ट्राइक जो सीम रैंक के कल्टीवेटर को सिवियरली वुंडेड छोड़ने के लिए सफिशिएंट थी। फिर भी ऐसी लीथल ब्लो उस यूथ के रोप की एक कॉर्नर को भी ग्रीज नहीं कर पाई। ये उस स्कोप से कहीं आगे जा चुका है जो ये गोल्डन कोर एल्डर कॉम्प्रिहेंड कर सकता था। यहां तक कि एक गोल्डन कोर पेट्रियार्क के लिए भी एक ब्लिंक ऑफ एन आई में एक पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को किल करना बिना एक सिंगल आवाज किए इम्पॉसिबल होगा। क्या यही रीजन हो सकता है? ओल्ड मॉन्स्टर के हार्ट के डेप्थ से एक थॉट उठा जिसने इंस्टेंटली उसके पूरे ट्रेन ऑफ थॉट को कंज्यूम कर लिया। उसके सामने खड़ा यूथ जो हार्मलेस और यहां तक कि थोड़ा फ्रेल अपीयर हो रहा था, वो श्योरली मॉर्टल रेल में स्ट्रोल करता हुआ एक नेसेंट सोल मॉन्स्टर होगा। डी शाओ अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा। उसने नेसेंट सोल मॉन्स्टर्स के बारे में लेजेंड्स रिकॉल किए। वो उन ड्रैगन्स की तरह होते हैं जो अपना सर तो रिवील करते हैं पर कभी अपनी टेल्स नहीं, जिनके पास इरेटिक टेम्परामेंट्स होते हैं और बिना एक ट्रेस छोड़े किल करते हैं। बिग ब्रदर, डी शाओ ने अचानक एक ट्रैजिक हाउल दिया। आप ऐसी मिजरेबल डेथ मारे? उसने अब्रप्टली अपने खुद के चेस्ट पर एक पाम स्लैम किया, एसेंस ब्लड का एक माउथफुल स्प्यू किया और उसका ऑरा इंस्टेंटली इरप्ट हो गया। ब्रैट, तुमने मेरे बिग ब्रदर को किल किया, मैं तुम्हें इस ब्लड डेट के लिए अपनी लाइफ से पे करवाऊंगा। डी शाओ एक क्रिम्सन लाइट की स्ट्रीक में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक रेजोल्यूट और डेस्परेट मोमेंटम के साथ चू यून की तरफ सर्च करते हुए। ब्लड सैक्रिफाइस सीक्रेट टेक्निक, सू फैमिली के एक एल्डर ने शॉक में एक्सक्लेम किया। वो अपना एसेंस ब्लड और अपना सोल बर्न कर रहा है। ये एक सुसाइडल टैक्टिक है। हालांकि चू यूएन फिलहाल शेयर टेरर में फ्रोजन था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब इसे एक्सप्लेन करने का कोई रास्ता नहीं है। वो सच में मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि मैंने उसके ब्रदर को किल किया है। बिग ब्रदर, मेरी करंट लेवल ऑफ कल्टीवेशन के साथ उनसे लड़ना तो दूर की बात है। अगर वो बस एक्सील करते तो मैं शॉर्टली थिन एयर में वैनिश हो जाता। शू यूएन का माइंड टर्मोइल में था। अकेला थॉट जो बाकी था वो फ्ली करने का था। वो एक एस्केप रूट की सर्च में फ्रैंटिकली स्क्रैम्बल किया। उसकी फुटिंग अनस्टेडी थी। उसकी बॉडी पीछे की तरफ टिल्ट हो गई और गिरने के उस मोमेंट में उसके टो ने अचानक जमीन पर एक स्मॉल स्टोन को ब्रश किया। एक प्लेन ब्लू पेबल जो फिंगरनेल से बड़ा नहीं था, कोर्टयार्ड में इनकॉन्स्पिक्यूअसली पड़ा था। एक फेंट शार्प स्मॉल स्टोन एक ऐसी स्पीड पर मूव किया जिसे नेकेड आई ने डिफाई कर दिया और स्पिरिचुअल परसेप्शन को बाईपास किया और लाइट की एक ऐसी स्ट्रीक में ट्रांसफॉर्म हो गया जो ट्रैक करने के लिए बहुत स्विफ्ट थी। टारगेट की वाइटैलिटी के पीक तक पहुंचने के मोमेंट से पहले ही पहुंचते हुए ब्लडी रेनबो ने अभी हाफ वे तक भी ट्रैवल नहीं किया था जब उस कल्टीवेटर के फोरहेड के सेंटर में अचानक एक स्मॉल रेड डॉट अपीयर हुआ। अगले ही इंस्टेंट उसकी ब्राउ से उसके चिन तक ब्लड की एक लाइन स्ट्रेच हो गई और अपनी वाइड ओपन आंखों के साथ वो डेड गिर पड़ा। अगर पहली डेथ बिजार और अनबिलीवेबल थी तो ये दूसरी डेथ सिंपली इनकॉम्प्रिहेंसिबल थी। क्रशिंग टेरर सबके देखने के लिए प्लेन था जब उन्होंने उस यंग मैन को स्लाइट स्टंबल होते, एक स्टोन किक करते और एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को जो अपनी लाइफ एसेंस बर्न कर रहा था उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हुए देखा। अपनी पावर की पीक पर पहुंचने के बावजूद कल्टीवेटर बस ऐसे ही मर गया। ली क्वांग के फेशियल मसल्स अनकंट्रोलेबली ट्विच कर रहे थे। उसके माइंड ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। उसने उस यंग मैन को देखा जो जमीन से खुद को उठा रहा था और अपने कपड़ों से डस्ट झाड़ रहा था। उसका चेहरा टेरर से एच्ड था क्योंकि किसी भी एक्सप्लोजन से कहीं ज्यादा चिलिंग एक थॉट ली क्वांग के हार्ट में इग्नाइट हो गया था। वो यंग मैन उससे डर नहीं रहा था, वो उसके साथ टॉय कर रहा था, एक क्लियर मैसेज सेंड करने के लिए इस डिस्प्ले का यूज कर रहा था। उन आंखों में ली क्वांग एक डायरेक्ट ग्लांस भी डिजर्व नहीं करता था। उसे किल करना एक पेबल को किक अवे करने जैसा ट्रिवियल था। सीनियर की स्ट्रेंथ हेवन डिफाइंग थी और उनका टेम्परामेंट और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। शू युआन सच में फियर से ट्रेम्बल कर रहा था। उसने जमीन पर पड़ी कॉप्स को देखा, फिर अपना सर झुकाकर उस स्मॉल स्टोन को देखा जो उसके पैरों तक रोल कर गया था। उस पे अभी भी ब्लड का एक ट्रेस स्टेन था। क्या एक मियर स्टोन सच में किसी की लाइफ ले सकता है? और फिर भी इसने एक पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट को स्ले कर दिया था। क्या इस वर्ल्ड के सारे कल्टीवेटर्स इतनी ही फ्रेजाइल थे? इस मोमेंट शू युआन के वर्ल्ड व्यू को एक अनप्रेसिडेंटेड ब्लो लगा। उसने हमेशा अपने आप को इस वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट सोल और हायरार्की के बिल्कुल बॉटम की एग्जिस्टेंस के रूप में परसीव किया था। फिर भी अब लग रहा था कि उसने कैजुअली ऐसे दो इंडिविजुअल्स को डिस्पैच कर दिया था जो उसकी आंखों में गॉड्स की तरह पावरफुल थे। श्योरली कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यही था, ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यून ने खड़े हुए अकेले एक्सपर्ट ली क्वांग की तरफ देखने के लिए अपना सर उठाया। उसने इस फॉर्मिडेबल फिगर से जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का भी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने का डिसाइड किया, पर इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाता, ली फैमिली का एरोगेंट सेकंड मास्टर कोलैप्स हो गया। उसके लेग्स जेली में टर्न हो गए जब वो जमीन पर नील हो गया। उसने चू युआन की तरफ वायलेंटली कोटाव किया, सीनियर प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। ये जूनियर माउंट टाई को रिकॉग्नाइज करने में फेल रहा और 1000 बार मरने डिजर्व करता है। मैं आपसे बेग करता हूं सीनियर, प्लीज इस इग्नोरेंट फूल पर मर्सिफुल रहिए। प्लीज इस जूनियर की वर्थलेस लाइफ को स्पेयर कर दीजिए।
थर्ड 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 ली क्वांग का फोरहेड डेस्परेट फोर्स के साथ ब्लू स्टोन फ्लोर पर स्ट्राइक किया। सिर्फ एक शॉर्ट मोमेंट में उसकी बॉडी फ्लैश और ब्लड के मैंगल्ड मेस में रिड्यूस हो गई। जहां तक सू क्लान का सवाल था, सू वानली और एल्डर्स ने उस यूथ की तरफ देखा जिसे उन्होंने कभी हर तरह से इमेजिनेबल तरीके से ह्यूमिलिएट किया था, जिसे उन्होंने सिर्फ ट्रैश कहकर डिसमिस कर दिया था। उनके चेहरे शॉक और साइकोफैंटिक ड्रेड के हिंट के साथ एच थे। सू यनरान वहां खड़ी थी, उसका स्लेंडर फ्रेम स्लाइट ट्रेम्बल कर रहा था। उसका ब्यूटीफुल चेहरा जो यूजुअली कोल्ड और कंपोज्ड रहता था, उससे सारा कलर ड्रेन हो चुका था, जिसने उसके कंप्लेक्शन को डेथली पेल छोड़ दिया था। वो उस यूथ को देखती रही जो अभी भी डेज में वहां खड़ा था, जबकि उसके माइंड में विजन्स फ्लिकर कर रहे थे। वो मोमेंट जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को श्रेड्स में टेयर किया गया था, वो कोल्ड रेजोल्यूट वर्ड्स जो उसने उसे बोले थे, और स्नैक्स का बैग जो जमीन पर डिस्कार्डेड पड़ा था। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी प्रीवियस एक्शंस एक पियरलेस मास्टर को इंसल्ट करने से कम नहीं थे। एक ऐसा मैन जो एक उंगली के इशारे से पूरी सू क्लैन को अनाहिलेट कर सकता था। ऐसा लगता था कि सच में रिडिकुलस कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। जब चू यून ने सुना कि ली क्वांग उसे कैसे एड्रेस कर रहा था, वो इंस्टिंक्टिवली आसपास देखने लगा। ये सीनियर कौन है जिसका वो रेफरेंस दे रहा है? क्या यहाँ कोई और भी है? चू यून ने अपना गला साफ किया और ली क्वांग से बात की, जो अभी भी कोटाव कर रहा था। क्या कोई मिस्टेक हुई है सर? क्या आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं? ये सुनकर ली क्वांग की पूरी बॉडी शडव करने लगी। उसका कोटाविंग अचानक से रुक गया जब उसने एक स्माइल फोर्स की जो आंसुओं से भी ज्यादा पेनफुल लग रही थी। हाँ 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 सीनियर, ये जूनियर सच में आपसे ही बात कर रहा है। भला कोई मिस्टेक कैसे हो सकती है? ये जूनियर ऐसे हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या ये सीनियर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं या शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ली क्वांग जो उन्हें पहचान नहीं पाया था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट उसके दिमाग को फुल कैपेसिटी पर काम करने पर मजबूर कर रही थी। सीनियर, आपका डिमीनर पियरलेस है और आपका ऑरा आसमान में चमकते चांद जैसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर मैं अंधा भी होता तो आपको पहचानने में भूल नहीं करता। सूयान की भवें और भी गहरी हो गई। इस इंसान को क्या दिक्कत है? क्या ये खुली आंखों से बकवास कर रहा है? क्या मेरे इस करंट अपीयरेंस का किसी पियरलेस डिमीनर से कोई लेना देना है? क्या इस फिजिक का किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरा से कोई कनेक्शन है? वो मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? वही बात होगी। इन इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को हमेशा रिडल्स में बात करना पसंद होता है। मुझे सीनियर मत बुलाओ, मेरा कल्टीवेशन 20 बहुत लो है और मैं ऐसे टाइटल को बेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये शब्द जैसे ही ली क्वांग के कानों में पड़े, इनका एक बिल्कुल अलग ही मतलब निकल आया। सिंप्लिसिटी की तरफ लौटना। ये अनडाउटेडली कल्टीवेशन की वो लेजेंडरी स्टेट है जहां इंसान सभी आर्टिफिस को ट्रांसेंड कर जाता है, एक रेल्म जो हेवन और अर्थ के बीच आता है। साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करता है। सिर्फ इस लेवल का इंसान ही एक आम मॉडल जैसा दिखेगा। सीनियर मुझे समझा रहे हैं, उन्हें मेरी प्रेजेंस बहुत बॉइस्ट्रस लग रही है। ली क्वांग इतना डर गया था कि उसकी जान ही निकल गई। उसने जल्दी से एक बार फिर से माथा टेका और एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ अपने एक्शन से अपना गहरा रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा था। सूयान उसके इस डिस्प्ले को पूरी तरह से अजीब नजरों से देख रहा था। ये आदमी मेंटली अनस्टेबल लग रहा है, इसके साथ कम्युनिकेट करना नामुमकिन है। ली क्वांग के साथ बात करना छोड़कर सूयान ने सू फैमिली के मेंबर्स की तरफ अपनी नजर घुमाई। सू वोंगली और बाकी एल्डर्स एक साथ कांप उठे, उनकी बॉडीज इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर और सर्वाइल फ्लैटरी के एक्सप्रेशन साफ झलक रहे थे। सीनियर, सू वोंगली के होठ कांप रहे थे जब उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद गई थी और वो एक भी पोलाइट सेंटेंस नहीं बोल पाया। वो अब अपने एक्शंस पर हद से ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। उसने दरअसल एक अनफैथमेबल डेप्थ वाले पियरलेस एक्सपर्ट को बाहर निकाल दिया था, उसके साथ एक कचरे के टुकड़े जैसा बर्ताव करके। और यहां तक कि एक बैग ऑफ मंडेन स्नैक्स देकर उसकी बेइज्जती की थी। अगर एंगेजमेंट अभी भी इंटैक्ट होती तो क्या सू फैमिली एक ही स्ट्राइड में आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच जाती? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सू यान को ब्लैंकली देख रही थी। उसका दिमाग एब्सोल्यूट केओस के स्टेट में था। उसने वो पल याद किया जब उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और सूयून का काम गीज जो ना तो वीकनेस था ना ही नमनेस। ये एक ऐसे इंसान की इंडिफरेंस थी जो सिर्फ उन एंड्स के साथ बहस करने के लिए अपने आप को लोअर नहीं करता। उसने सूयून द्वारा पीछे मुड़ते वक्त पूछा गया आखिरी सवाल याद किया, क्या मुझे अभी भी ये पैसे लेने की इजाजत नहीं है? अब इस बारे में सोचते हुए ये कभी ग्रीड के बारे में था ही नहीं, ये साफ तौर पर एक वार्निंग थी। वो उन्हें बता रहा था कि सू फैमिली के लिए कैटास्ट्रोफी आने वाली है। फिर भी वो अपने पेटी गेन्स पर स्मग थे। जो प्राइड सू यान में थी और स्ट्रॉन्ग को लेकर उसका जो अनवीवरिंग बिलीफ था, वो उसके सामने वाली हार्श रियलिटी ने तोड़ दिया था। सू फैमिली के मेंबर्स को ऑब्जर्व करते हुए जो ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सूयून अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये सब लोग इतने अजीब क्यों हो गए हैं? उनकी चिंता मत करो, ये कोई रुकने की जगह नहीं है। ये इन्फ्लुएंशियल फिगर्स वाकई अजीब है। मुझे तो बस पैसे लेके निकल जाना चाहिए। अगले घर पहुंचकर उसने फुलफिल किया, मास्टर ने मेंशन किया था कि मेरी तीसरी फियांसी किसी सेक्ट की एक सेंटेस है। यकीनन ऐसे स्टैंडिंग वाली औरत तो रीजनेबल पर्सन होगी, है ना? उसने अपने कदम आगे बढ़ाए
और सीधा सिक्कों के थैले के पास गया। उसको उठाने के लिए नीचे झुका और उसको अपने हाथ में तोलने लगा और उसे काफी भारी पाया। पैट्रियार्क सू, मैंने पैसे ले लिए हैं, मान लीजिए हमारा हिसाब पूरा हो चुका है। उन्हीं बातों के साथ बिना कोई पल बिताए वो पीछे मुड़ा और चल दिया। वहां की भीड़ को उसकी मूर्ति हुई छवि देखकर सांस रुक से गई थी। किसी ने उसे नहीं रोका और ना किसी ने उसे टोकने की हिम्मत करी। उसी वक्त सू यानियन लगता है एक फर्म डिसीजन बना लिया था। सुनिए, मेहरबानी करके थोड़ी देर रुके। चू यून ने अपने कदम रोक लिए। वो अभी तुरंत पीछे नहीं मुड़ा, पर उसके बजाय उसने सारी स्थिति अपने मन ही मन जल्दी से जान ली। ये वो वही औरत थी जिसने पहले मैरिज एनालमेंट लेटर फेंक के मारा था और उसे वहां से निकल जाने को बोला, और अब उसे वो रुकने के लिए कह रही है। इसका मतलब क्या है? हो ना हो, क्या इसको झोला थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? और क्या ये उसका एक हिस्सा दोबारा वापस मांगना चाहती है? मास्टर ने एक बार कहा था कि गांव से नीचे लोगों के दिल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, खासकर कि उन कल्टीवेटर्स के बीच जो आसमान चीर के उड़ सकते हैं और जमीन में बरो कर सकते हैं। उनकी इंटेंशंस और भी ज्यादा ट्रेचरस और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एक पल में वो आपके भाई जैसा व्यवहार कर सकते हैं और अगले ही पल एक ट्रेजर के लिए आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। उसने थैले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्या वो पैसे वापस लेने का इरादा रखती थी? कोई सवाल ही नहीं। ये सोचते हुए चूयून धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी नजर शांति से सुयुन यान के चेहरे पर टिकी। ये औरत भी एक कल्टीवेटर थी। हालांकि उसे उसका एग्जैक्ट रेल्म पता नहीं था, लेकिन वो निश्चित रूप से उससे बेहतर थी। वो एक साधारण मॉडल था जो अभी फर्स्ट लेयर ऑफ ची कंडेंसेशन तक भी नहीं पहुंचा था, जबकि वो काफी फॉर्मिडेबल थी। अगर उसने हमला करके चीजें छीनने का फैसला किया तो उसे इस बात का कोई यकीन नहीं था कि वो जीत कर निकल पाएगा। हालांकि चू यून की विजिलेंस सू युआनान की आंखों में बिल्कुल ही अलग चीज के रूप में दिखाई दी। ये स्क्रूटनी का एक एक्सप्रेशन था, कोल्ड इंडिफरेंस, और किसी ऊंचे स्थान पर खड़े शख्स की हॉटी एयर जैसा। जैसे कोई बड़ा अस्तित्व एक लोली एंट पर नजर डाल रहा हो जो उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। सू युआनान के घुटने जमीन पर टिक गए और वो जमीन पर बैठ गई। सीनियर, ये जूनियर अंधी थी और आपकी डिवाइन मैजेस्टी को ऑफेंड कर दिया। मेरे क्राइम्स 1000 मौत के बराबर हैं। मैं आपकी माफी मांगने की हिम्मत नहीं रखती। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करती हूं कि आप सू फैमिली को अपने आप को रिडीम करने का एक मौका दें। इस तरह घुटने टेकने ने सभी मौजूद लोगों को शॉक में छोड़ दिया। सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी ने पहले कब किसी के सामने अपने आप को इस हद तक झुकाया था? सू वानली ने अपनी बेटी को जमीन पर घुटने टेके हुए देखा। उसके होंठ कांप रहे थे और आखिरकार उसने भी कपकपाते हुए घुटने टेक दिए। सीनियर, ये एक बूढ़ा आदमी बेवकूफ था। ये बूढ़ा आदमी अंधा था। मैं आपकी रहम की भीख मांगता हूं। सू फैमिली के एल्डर्स ये देखकर खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो जल्दी जल्दी एक समूह में घुटने टेकने के लिए आगे बढ़े। उनके सर जमीन में गहरे दबे हुए थे, यहां तक कि उन्होंने जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। सू युन पूरी तरह से बेवकूफ था। ये क्या हो रहा था? वो घुटने क्यों टेक रहे थे? क्या वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे? सू यानान अचानक ऊपर देखी। उसके चेहरे पर शॉक और पैनिक साफ थे। सीनियर अभी भी पैसे की बात कर रहे थे। उनका इससे क्या मतलब हो सकता है? वो जरूर उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो सू फैमिली का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स के एक छोटे से थैले के लिए उन जैसे ट्रू ड्रैगन को निकाल बाहर कर दिया। सीनियर की नजरों में वो थैला शायद धूल के एक छोटे कंकड़ से भी कम कीमत का था। इसे बार बार सामने लाकर वो सू फैमिली को याद दिला रहे थे कि वो कितने शॉर्ट साइटेड थे और उनकी हरकतें कितनी हास्यास्पद थीं। सू यानान के चेहरे से सारा रंग तुरंत गायब हो गया। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जूनियर ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। वो पैसे जो आपने ले लिए सीनियर, वो 3 जन्मों के कल्टीवेशन से कमाई गई दुआ है और सू फैमिली की सबसे बड़ी इज्जत है। ये जूनियर तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो क्या कहना चाहती थी। सू यानान का दिमाग पूरी तरह से डिसारे में था। उसने महसूस किया कि उसके पास बोलने के लिए एक भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं था। इस दौरान ली क्वांग जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। एक मौका, ये एक बहुत बड़ा मौका था। इस वक्त कौन सीनियर की फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकता था? कौन सू फैमिली को इस मुसीबत से निकालने में मदद कर सकता था? जो भी ये करेगा वो यकीनन सीनियर पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा। उसने सू जून के सामने अपना माथा जमीन पर दे मारा। सीनियर, सू फैमिली अंधी थी और माउंट टाई को पहचान नहीं पाई। हमारे गुनाह माफी के काबिल नहीं है। फिर भी आसमान मेहरबान है और आप सीनियर इस दुनिया की तरह विशाल दिल रखते हैं। यकीनन आप सिर्फ एंट्स के खिलाफ ग्रजेस रखने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे। ये जूनियर ली क्वांग सू फैमिली की तरफ से पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है।